कभी परिवार का मुखिया समझे जाने वाले वृद्धों के लिए भारत के एकल परिवारों में अब घर में जगह नहीं रही है। ओल्ड एज होम की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जबकि वृद्धावस्था की जटिल समस्या और बीमारियों को क्योर करने की बजाय उन्हें केयर करने की ज़रूरत होती है। ऐसी ही कुछ बातों पर होटल क्लार्क्सी राज में आयोजित हुई जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की 3 दिवसीय 38वीं वार्षिक कार्यशाला में वृद्धों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंथन हुआ। तो वहीं सार्कोपीनिया पर राष्ट्रीय गाइडलाइन भी जारी की गई, जिसे जीएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल कुरश्रेष्ठ ने जारी किया। सार्कोपीनिया वृद्धावस्था में कमजोर मांसपेशियों और हड्डियों को लेकर होती है। सर, किस तरह की गाइडलाइन जारी की जा रही है? ये जो नेशनल गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं सार्कोपीनिया पर, सार्कोपीनिया एक ऐसी परेशानी है जो कि बुज़ुर्गों में यूजुअली 60 वर्ष के ऊपर होती है। नॉर्मली बॉडी में मसल्स जो है 45 साल की एज तक तो बहुत अच्छी बनती हैं और रोज़ बनती रहती है, लेकिन 45 साल के बाद हर व्यक्ति की मसल का मांस कमज़ोर होता है, कमज़ोरी आने लगती है। तो 60 साल से ऊपर ये इतनी कमज़ोरी मसल्स में हो जाती है कि आदमी ढंग से चल नहीं सकता, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकता, चलते चलते गिर जाता है, सपोर्ट से चल पाता है। तो ये सब जो वीकनेस है ये मसल की कमज़ोरी की वजह से, और उसको रोकने के लिए आज क्या हम कर सकते हैं, इस विषय पर हमारे भारतवर्ष के जो 15-16 डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा टास्क फोर्स बनाया गया, और उस टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इकट्ठा करके उसके बेसिस पर हम लोग आगरा में नेशनल गाइडलाइंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सार्कोपीनिया, मतलब मसल मांस और मांसपेशियों की कमज़ोरी बुज़ुर्गों में कैसे रोकी जाए, उस पर गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं कि डॉक्टर्स को, आम आदमियों को क्या करना चाहिए, वो हम लोग बताने जा रहे हैं। अभी तक 4 सत्र हो चुके हैं, चौथा चल रहा है। एक सत्र दूसरे हॉल में शुरू हो गया है। तो पहले सत्र में हमारे जो प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर अतुल कुरश्रेष्ठ, उनने ही बताया कि बड़े लोगों की जो केयर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए और क्या उसमें कमियां हैं। जैसे कि वृद्ध आश्रम खुल जाते हैं, वृद्ध आश्रम की ज़रूरत क्या है। तो उन्होंने कहा कि केयर तो होने चाहिए, आश्रम भी खुलने चाहिए, लेकिन वो ऑटोनोमस होने चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होने चाहिए। जो बुजुर्ग वहाँ रहते हैं वो लोग भी उसमें मेहनत करें, खुद ही मैनेजमेंट करें, खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन करें और कुछ प्रोडक्टिव काम करें। उन्होंने एग्जांपल दिया दयालबाग का। दयालबाग एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ बुजुर्ग लोग खुद खेती बाड़ी करते हैं, रात में चौकीदारी भी करते हैं, जो कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो लोग नहीं करते हैं, अपना एक डिस्पेंसरी चलाते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। तो उनको डिपेंडेंसी नहीं है कि बाहर से कोई आके उनको एड दे या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिले। खुद ही कमाते हैं, खुद ही अपनी केयर करते हैं और अपने जो जिसका जो रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं। तो एक आइडियल एग्जांपल है, और हमारे आगरा में ही है, दयालबाग में ही है कि बड़ों की कैसे केयर सोसाइटी कर सकती है। दूसरा जो लेक्चर था उसमें डॉक्टर जो आंडा हैं, जो सेक्रेटरी हैं, नेशनल सेक्रेटरी, उन्होंने बताया कि आज की तारीख में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं एल्डरली पॉपुलेशन के लिए, उनमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार की ज़रूरत है, कहाँ फाइनेंशियल हमारे एल्डरली शॉर्टेज फील करते हैं, उनके बच्चे साथ नहीं देते हैं, डिपेंडेंसी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, तो उनकी केयर कैसे होनी चाहिए। और तीसरा जो अभी लेक्चर ख़त्म हुआ है मेरा था, मैंने बताया कि बुज़ुर्गों में, सीनियर एडल्ट्स में ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन होता है। जैसे 60 के ऊपर 60% लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो उस ब्लड प्रेशर को हम लोग कैसे मैनेज करें। उनका मैनेजमेंट यंग लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब उसमें जैसे दवाइयाँ जो यंग में देते हैं वही दे सकते हैं, लेकिन कम डोज में देते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। उस डोज तक जाते हैं जब तक पेशेंट टॉलरेट कर सके। अगर पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, डिजीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको 130-80 तक ही लाएँ। 140 हो जाए तो भी ठीक है, 150 हो जाए तो भी ठीक है, जब तक वो टॉलरेट कर सकता है, जब तक। और अगर वो टॉलरेट कर रहा है, अच्छी तरह कर रहा है, तो 85 की उम्र तक भी वो सेम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर उनमें फ्रेलिटी है, उनमें फॉल्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं चलते चलते, या बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी हो गई जिसमें उसके जीवन की 3 या 4 महीने बचे हैं, जैसे कैंसर्स हैं, तो ऐसे लोगों को ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रीटमेंट दें, उनको हम ट्रीटमेंट हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। 3 दिनों तक चलने वाली इस कार्यशाला में लगभग 500 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया है। तो वहीं 80 से अधिक शोध
पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इस कार्यशाला में इस बात पर भी मंथन हुआ कि देश में लगभग 15 करोड़ बुजुर्ग हैं जिनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कम से कम 10,000 जीरियाट्रिक एक्सपर्ट की अभी भी ज़रूरत है, जबकि सिर्फ 3-4 हज़ार ही जीरियाट्रिक इस समय मौजूद हैं, जिसके चलते वृद्धों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। जीएसआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल कुशरेल ने बताया कि WHO व यूएनआई ने 2021 से 30 तक 10 वर्ष में सभी देशों के लिए केयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें वृद्धाश्रमों में दवा, पूजा, खाने के अलावा संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। ये जब 50 की एज आती है तो 50 की एज के बाद कुछ बीमारियां जो हैं वो ख़ास तौर से ब्लड प्रेशर वाली और डायबिटीज़ वाली ये आनी शुरू होती हैं, और मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ कि वो लोग भाग्यशाली हैं जिनको तकलीफ़ होती है, वरना ये दोनों बीमारियों में ज़्यादातर लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। तो कोई परेशानी ना होने की वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो ये एक दूसरी कंट्रीज़ के अंदर डिक्टम है कि जो आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, मैं 1 साल इंग्लैंड रहा तो मैंने देखा, तो वहाँ हर साल जब प्रीमियम भरते हैं तो एक बार आपका मेडिकल चेकअप होता है। तो यहाँ भी कुछ इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए, और आपने ब्लड का टेस्ट करा लिया और ब्लड प्रेशर का चेकअप हो और डायबिटीज़ वाला चेकअप एक बार मीठा खा के या ग्लूकोज पी करके हो जाए, तो ये 2 बीमारियाँ हैं जो सालों बिना तकलीफ़ के बनी रहती हैं, और जितनी देर भी ये बनी रहती हैं वो शरीर के अंदर धीरे धीरे घुन की तरीके से वो खाती जाती हैं उसको। ये अब आपका भाग्य है कि खराबी थोड़ी हुई कि ज़्यादा हुई, और जब सिम्टम आने शुरू होते हैं, तकलीफ़ें शुरू होती हैं, सिर में भारीपन हुआ या चक्कर आया ब्लड प्रेशर वालों को, या डायबिटीज़ वालों को कमज़ोरी मालूम पड़ी, या पेशाब में दिक्कत हुई, पेशाब में जलन हुई, तो तब तक कई बार लेट हो चुका होता है और गुर्दे का और नर्व्स का और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो आपने जो मैसेज पूछा, 50 की एज में एक बार ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को चेकअप कराएं। देखिए, जैसा कि हम सुनते हैं कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं। ये उनके व्यवहार में तो परिलक्षित होते हैं, इसके अलावा उनकी जो बॉडी मेटाबॉलिज्म की बात करें, यानी कि जैसा हम जानते हैं 40-50 के साल के बाद कुछ बीमारियां जो नेचुरली बुढ़ापे की ओर ले जाती हैं, जैसे आम भाषा में कहें मोतियाबिंद होना, कैटरेक्ट होना, पुरुषों में प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ना, उसी तरह गुर्दों की खराब होने की गति, सुनने की गति, सभी अंगों में थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट आने लगता है। उसके हिसाब से हमें दवाइयों को सेट करना होता है, दवाइयों की डोज को थोड़ा कम ज़्यादा करना होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बुढ़ापे को देखते हुए हमें हटानी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बुढ़ापे के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, युवा जनों के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो इसलिए जीरियाट्रिक एक अलग ही ब्रांच है जिसमें बड़े बूढ़ों के लिए, लगभग 60 साल 65 साल से ऊपर के लोगों के लिए कि दवाइयों का असर क्या रहेगा, दवाइयों का इफ़ेक्ट कैसा होगा, और उनकी हम लाइफस्टाइल जीने का तरीका कैसे हम अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तब हमारी जो एवरेज एज थी वो 37-38 ईयर्स थी। यानी कि ये मानते थे 1947 में जो हिंदुस्तानी आदमी है वो लगभग 37-38 साल जिंदा रहेगा। आज की तारीख में वो लगभग 68 साल हो गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो हमें उसी गति के देखते हुए मेडिकल साइंस में भी हमें सुधार करने की ज़रूरत है, दवाइयों के बारे में जानने की ज़रूरत है। बीमारियां कुछ हम जानते हैं समय के साथ कुछ बीमारियां हैं, और जब एज बढ़ जाती है, एवरेज एज बढ़ती है, तो बीमारियां भी थोड़े लंबे समय तक रहती हैं और जो परेशान करती हैं। उसी संबंध में ये सारी चीज़ें हम आज जो कॉन्फ्रेंस है उसमें चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना कि आपने, मैं डॉक्टर एस के कालरा, आज जो हमारी ओल्ड एज के ऊपर चर्चाएं चल रही हैं, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, यानी जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए चल रही है, तो ये मुद्दा बहुत ज्वलंत है कि हम लोग अपने बुज़ुर्गों को कैसे अच्छी सर्विसेज दे पाएँ, अच्छी सेवा दे पाएँ, उनका इलाज कैसे अच्छा हो, इस पर चर्चा करने के लिए हो रही है। देखिए, जो इंडिया में 1947 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 40 और 50 के बीच में थी, आज वो बढ़ के 75 साल हो गए। मतलब एक आदमी अब 75 साल जीता है ऑन एन एवरेज। ऐसी स्थिति में जब बुज़ुर्ग हो जाता है तो उसकी देखभाल के लिए परिवार की ज़रूरत है, उसकी देखभाल के हेल्थ केयर सिस्टम की ज़रूरत है, उसकी देखभाल के ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बुज़ुर्गों की देखभाल कर सकते हैं।